ये तब की बात है जब मैंने मिनेसोटा में एक कैबिन किराए पर लिया था। वह उत्तर की तरफ एक सुनसान जमीन पर था। चारों तरफ लंबे पाइन के पेड़ और घनी झाड़ियां फैली हुई थी। जब मैंने पहली बार वो जगह देखी तो मुझे लगा कि वहां बस शांति ही शांति है। उस जगह में एक पुराना देहाती सा चाम था। बाहर चारों तरफ घूमता हुआ एक लकड़ी का पोर्च था और अंदर एक पुराना वुड स्टोव रखा था। और सबसे बड़ी बात, कई मील तक कोई पड़ोसी नहीं था। मैं कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन अपनी लकड़ियां काट सकता हूं और जरूरत पड़े तो छोटे मोटे रिपेयर्स भी कर लेता हूं। कैबिन में मेरे पहले स्प्रिंग सीजन के कुछ हफ्तों बाद अजीब चीजें शुरू होने लगी। एक सुबह मैं जल्दी उठ गया और आदत के मुताबिक किचन की खिड़की से बाहर देखने लगा। करीब 20 यार्ड दूर एक हिरन खड़ा था। पहले तो मैं उसे देखकर बस हैरान रह गया। इतनी पास से जंगली जानवर देखना सच में खूबसूरत अनुभव था। उस इलाके में हिरन आम बात थे, लेकिन जहां से मैं आता हूं वहां ऐसा नहीं होता। लेकिन ये वाला हिरन बिल्कुल जड़ होकर खड़ा था और सीधा कैबिन की तरफ देख रहा था। वो ना घास खा रहा था, ना ही कान हिला रहा था, जैसे जंगली जानवर आमतौर पर करते हैं। वो बस वहीं खड़ा था और उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। सब कुछ बहुत अननेचुरल लग रहा था। मैंने खिड़की पर हल्का सा थपथपाया भी, ये देखने के लिए कि शायद वो रिएक्ट करे। फिर मैंने खिड़की खोली, आवाज लगाई, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं मिला। आखिर में मैं पोर्च पर बाहर निकल गया, ये सोचकर कि अब तो वो भाग जाएगा। लेकिन वो बस धीरे धीरे मुड़ा और आराम से चलता हुआ जंगल की तरफ निकल गया, जैसे दुनिया में उसे किसी चीज की जल्दी ही ना हो। मैंने सोचा शायद उस इलाके के जानवर ऐसे ही होते होंगे। वैसे भी मुझे जंगल के जानवरों का ज्यादा अनुभव नहीं था। फिर करीब एक हफ्ते बाद रात के लगभग 2 बजे मुझे बाहर से धप धप की आवाजें सुनाई दी। जब मैंने पोर्च की लाइट जलाई तो देखा कि कूड़ेदान के पास एक रैकून झुका हुआ बैठा था। लेकिन हिरन की तरह वो रैकून भी सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा था। लाइट पड़ते ही वो भागा नहीं। उसने अपनी धुंधली कांच जैसी आंखों से मुझे घूर कर देखा, जैसे वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो धीरे धीरे पोर्च की रेलिंग पर चढ़ने लगा, बिना उस घबराहट या फुर्ती के जो आमतौर पर रैकून्स में होती है। कम से कम टीवी और यूट्यूब पर तो मैंने उन्हें ऐसे ही देखा था। उसने आकर अपनी नाक सीधे मेरे स्क्रीन डोर पर टिका दी और फिर बस उसी के आर पार मुझे घूरता रहा। मैंने जोर से दरवाजा पीटा। वो फुफकारा, लेकिन अपनी जगह से हिला तक नहीं। आखिरकार मुझे झाड़ू उठानी पड़ी और उसे घुमाकर डराना पड़ा। तब जाकर वो नीचे कूदा, कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ चला और फिर जंगल में गायब हो गया। पूरी घटना ने मुझे अंदर तक असहज कर दिया था। उसके बाद और भी जानवर अजीब हरकतें करने लगे। गिलहरियां घंटों तक फैंस पोस्ट पर बैठी रहती और कैबिन की तरफ मुड़कर ऐसे देखती जैसे मेरी बातें सुन रही हों। एक बार मैंने सामने की खिड़की से बाहर देखा तो करीब आधा दर्जन कौवे एक ही शाखा पर बैठे हुए थे और उनमें से एक भी हिल नहीं रहा था। ना कोई आवाज, ना पंख फड़फड़ाना, यहां तक कि किसी ने अपना सर तक नहीं घुमाया। वो बस जमे हुए बैठे थे और कैबिन को देख रहे थे। वो अब तक की सबसे डरावनी चीज थी। मैंने टाउन में रहने वाले अपने एक दोस्त को ये सब बताया, लेकिन वो हंस पड़ा। उसने कहा, अगर तुझे इतना अजीब लग रहा है तो वाइल्ड लाइफ कैमरा लगा ले, कम से कम मजेदार फुटेज तो मिल जाएंगी। और मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कुछ सस्ते ट्रेल कैमरा खरीदे और उन्हें प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्सों में लगा दिया। लेकिन जो फुटेज मुझे मिली वो सच में परेशान कर देने वाली थी। जब भी कोई जानवर कैमरा के फ्रेम में आता, वो रुक जाता, सीधे कैमरे की तरफ मुड़ जाता, चाहे मैंने उसे कितनी भी अच्छी तरह छुपाया हो।
और फिर कई मिनट तक वहीं खड़ा रहता। एक बार मैंने एक लाल लोमड़ी देखी। वो आई, बैठी, फिर अपना सर बहुत अजीब एंगल तक टेढ़ा किया और सीधे लेंस को घूरने लगी, और फिर अचानक ऐसे चली गई जैसे उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो। लेकिन बात हद से बाहर तब चली गई जब एक शाम एक बॉल्ड ईगल आकर मेरी छत पर बैठ गया। मुझे छत पर उसके पंजों के घिसटने की आवाज सुनाई दी। मैं भागकर बाहर गया और देखा कि वो छत की चोटी पर झुककर बैठा था और नीचे मुझे घूर रहा था। उसी पल मुझे सच में महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है, क्योंकि जानवर ऐसे बिहेव नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। और फिर करीब 1 महीने बाद वो घटना हुई जिसने सब खत्म कर दिया। शाम ढल रही थी और मैंने सोचा कि पेड़ों की लाइन के पास थोड़ा टहल लिया जाए। हवा भारी लग रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। मैं कैबिन से शायद 1/4 मील दूर था और तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। मैं वहीं रुक गया, ये सोचते हुए कि शायद कोई हिरन होगा या फिर बॉबकैट होगी। लेकिन फिर झाड़ियों से एक बड़ा सा साया बाहर निकला। वो कायोटे से काफी बड़ा था। वो किसी भेड़िए जैसा लग रहा था, या कम से कम उससे मिलता जुलता। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। उनमें वो तेज शिकारी वाली चमक नहीं थी जो डॉक्यूमेंट्रीज में दिखती है, बल्कि वो धुंधली और बेजान लग रही थी। उसके शरीर से कई जगहों पर बाल गायब थे और जहां उसकी स्किन दिख रही थी वहां वो कच्चे घाव जैसी लग रही थी। वो मुझे उसी सुन्न और डरावनी नजर से घूर रहा था। मैंने वही किया जो लोग कहते हैं कि करना चाहिए। खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश की और जोर जोर से आवाजें निकाली, लेकिन पीछे हटने की जगह वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब मुझे उसकी भारी और खुरदुरी सांसें सुनाई देने लगी थी। अचानक एक आदिम डर ने मुझे जकड़ लिया था। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था कि अगर ये मुझ पर हमला कर दे तो मैं खुद को कैसे बचाऊंगा। और तभी अचानक वो मेरी तरफ दौड़ा। उसकी दौड़ लड़खड़ाती हुई थी, लेकिन इतनी तेज कि कुछ ही सेकंड में दूरी खत्म हो जाती। मैं मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा। मुझे पता था कि शिकारी जानवर से भागना नहीं चाहिए, लेकिन उस पल मैं फिर भी भागा। उस वक्त बस इंस्टिंक्ट काम कर रही थी। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीना फट जाएगा, और मैं पूरी ताकत से कैबिन की तरफ भाग रहा था। मेरे पीछे उसकी टूटी फूटी गुर्राहट सुनाई दे रही थी जो किसी खांसी जैसी लग रही थी। भागते हुए मैं एक पेड़ से बहुत करीब से टकराया और मेरी पैंट फट गई। मेरे घुटने में तेज दर्द उठा और वो भेड़िया इतना करीब था कि मुझे उसकी बदबू तक आने लगी थी। मैं किसी तरह फ्रंट डोर तक पहुंचा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल वो भेड़िया जोर से दरवाजे से टकराया और उसे पंजों से नोचने लगा। और सच कहूं तो उस पल मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। मैं सोचने लगा, क्या उसे रेबीज था या कोई और बीमारी थी? शायद यहाँ के सारे जानवर किसी बीमारी से संक्रमित थे। और तभी जब मुझे लगने लगा कि वो दरवाजा तोड़ देगा, अचानक सब कुछ रुक गया। चारों तरफ बस सन्नाटा था। दरवाजा ना टूटा ना खुला। कुछ मिनट बाद मैंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना पैरों के निशान, ना भेड़िया, यहां तक कि जहां वो पहले खड़ा था वहां की पत्तियां भी नहीं टूटी हुई थी, जैसे वो बस गायब हो गया हो। उसके कुछ ही समय बाद मैं वहां से निकल गया। मैंने ओनर को बता दिया कि अब मैं अपने बाकी रेंटल स्टे के लिए वापस नहीं आने वाला। उसकी जगह मैं करीब 1 हफ्ते तक टाउन में अपने दोस्त के साथ रहा, क्योंकि उस अनुभव के बाद मैं अकेले रहना ही नहीं चाहता था।
मैंने ये कहानी हर किसी को नहीं बताई, ज्यादातर बस उन्हीं लोगों को बताया जिन पर मुझे भरोसा था। लेकिन मैंने जो देखा था वो सच था। उन जानवरों में कुछ बहुत गलत था। शायद वो रेबीज थी या कोई बहुत फैली हुई पागलपन जैसी बीमारी थी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कुछ सुपरनैचुरल था, लेकिन सच ये भी है कि मेरे पास उसका कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर मैं वहां थोड़े दिन और रुक जाता तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। ये कहानी 2005 की है, ठीक उस समय की जब मोटोरोला रेजर फ्लिप फोन पूरी दुनिया में छा चुका था और उसका क्रेज मेरे छोटे से पहाड़ी गांव तक भी पहुंच चुका था। वो गांव कभी अपनी पुरानी शान का हिस्सा हुआ करता था। शायद 1800 के आखिर में वो एक माइनिंग टाउन था, लेकिन जिस भी रिसोर्स के लिए वहां माइनिंग हो रही थी वो बहुत पहले खत्म हो चुका था। टाउन के बाहरी हिस्सों में बहुत सारे छोड़े हुए घर थे जिन्हें धीरे धीरे जंगल निगलता जा रहा था। ज्यादातर लोगों ने उन जगहों को लगभग भुला ही दिया था, लेकिन हमारी छोटी सी रूरल कम्युनिटी में बच्चों के बीच एक घर की कहानी मशहूर थी जो पुरानी माइन के एंट्रेंस के पास था और लोग उसे मास्टर हाउस कहते थे। हालांकि वो कोई आम घर नहीं था, बल्कि जंगल के बीच बना 2 मंजिला कैबिन था। बाद में मुझे पता चला कि कहा जाता था वहां माइनिंग मास्टर का परिवार रहता था और वो लोग माइन के बिल्कुल बगल में रहते थे, शायद इसलिए ताकि माइनिंग मास्टर जल्दी घर लौट सके। लेकिन जिस दिन माइन बंद हुई वो लोग किसी वजह से अचानक वहां से भाग गए और अपना सारा सामान पीछे छोड़ गए, कपड़े, प्लेट्स, यहां तक कि कीमती सामान भी। हम बच्चों को ये बात हमेशा बहुत अजीब लगती थी और इससे ढेर सारे सवाल पैदा होते थे। वैसे उस समय तक वो कैबिन शायद करीब 100 साल पुराना हो चुका था, हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। खैर, एक दिन मैं और मेरे दोस्त बोर होकर एक दोस्त के घर पर बैठे थे। हम बस एक्सबॉक्स खेल रहे थे। गर्मियों का समय था, करीब शाम के 7 बजे थे, इसलिए बाहर अभी भी रोशनी थी। तभी किसी ने आइडिया दिया कि क्यों ना उस कैबिन को जाकर देखा जाए। हम में से कोई भी पहले वहां कभी नहीं गया था। हालांकि शुरुआत में मैं थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन यह आइडिया सुनने में एक्साइटिंग भी लग रहा था। आखिर इतने बोर और एक जैसे टाउन में पहली बार कुछ नया होने वाला था। तो हम निकल पड़े। हम सब दोस्त की कार में घुसे और फ्लैशलाइट्स लेकर ट्रेल हेड तक पहुंचे। तब तक बाहर थोड़ी रोशनी बाकी थी, लेकिन करीब 8 बज चुके थे और 10 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाना था। मुझे याद है वहां तक पहुंचने में करीब 45 मिनट लगते थे, इसलिए घने पेड़ों के बीच रास्ता देखने के लिए हमने फ्लैशलाइट्स जला ली और आगे बढ़ते रहे। हमें वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगा। रास्ते भर हम एक्साइटेड होकर बातें कर रहे थे, सोच रहे थे कि वहां कौन कौन से खजाने मिल सकते हैं, और ऑब्वियसली हमें लगता था कि पिछले 100 सालों में किसी बच्चे ने वो चीजें नहीं ढूंढी होंगी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक पुराना कैबिन था। और सच कहूं तो वो जगह बहुत क्रीपी थी, खास तौर पर उस ढलती हुई रोशनी में वो और भी डरावनी लग रही थी। हम सब कैबिन के सामने खड़े थे, पूरी तरह जमे हुए। आज तक हमें नहीं पता क्यों, लेकिन उस फीलिंग को हम कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसा लगा जैसे वहां पहुंचते ही आसपास की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई हों। हवा तक रुक गई थी। रास्ते भर जिन जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी वो भी अचानक शांत हो गई थी। हमने दरवाजे की तरफ देखा। वो पूरी तरह समय की मार झेल चुका था, धूप से फीका पड़ चुका था और लगभग सड़ चुका था। मैं पत्थर की बनी 2 सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक गया और हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल गया।
अंदर सिर्फ अंधेरा था, और जैसे ही हम अंदर गए, सीलन और धूल की बदबू ने हमें तुरंत घेर लिया। वो ऐसी बदबू थी जैसे अंदर कुछ मर चुका हो, और शायद सच में मरा भी था। हम धीरे धीरे डरते हुए अंदर बढ़े, और साफ दिख रहा था कि हमसे पहले भी कई लोग वहां आ चुके थे। दीवारों पर ग्रेफिटी बनी हुई थी। एंडी वॉज हेयर जैसी बातें हर तरफ लिखी थी, लेकिन वहां अतीत की कुछ चीजें अब भी बची हुई थी। कुछ पुरानी चम्मचें और प्लेट्स खुले ड्रॉर्स में पड़े दिखाई दे रहे थे। शायद दूसरे ट्रेजर हंटर्स भी वहां कुछ कीमती चीजें ढूंढने आए होंगे। हमने नीचे वाली किचन को ध्यान से देखा। कमरे के बीचों बीच सीढ़ियां थी, और वहीं से हम लिविंग एरिया की तरफ बढ़े। वहां अब भी 3 सोफे रखे हुए थे। हालांकि वो सड़ चुके थे और देखने में बहुत गंदे लग रहे थे। उनमें से एक सोफे से स्प्रिंग बाहर निकली हुई थी। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि उनमें से एक सोफा बाकी की तुलना में थोड़ा नया लग रहा था। उसने सोचा शायद किसी ने बाद में उसे वहां लाकर रखा होगा, जैसे किसी ने इस टूटे फूटे कैबिन को क्लब हाउस की तरह इस्तेमाल किया हो। हालांकि कोई ऐसा क्यों करेगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। नीचे का हिस्सा देखने के बाद अब हमें ऊपर वाला फ्लोर ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। हमने फ्लैशलाइट सीढ़ियों की तरफ घुमाई, और डरते डरते मैंने पहली कुछ सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर सीढ़ियां जोर से चरमरा रही थी, और मैं धीरे धीरे उस अंधेरे में ऊपर बढ़ता गया। मैंने फ्लैशलाइट बाईं तरफ घुमाई। वहां कुछ बेडरूम्स थे। फिर धीरे धीरे दाईं तरफ रोशनी की, और वहां एक दरवाजा था जो थोड़ा खुला हुआ था। और जैसे ही मैं उसके पास गया और उसे धक्का दिया, मेरे हाथ से फ्लैशलाइट गिर गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई। किसी ने वहां एक मैनेक्विन रखा हुआ था, और उसे शायद उन्हीं लोगों के कपड़े पहनाए थे जो कभी वहां रहते थे। उसने एक लंबी पुरानी फ्रीली ड्रेस पहन रखी थी। मेरे सारे दोस्त हंसने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें वो झटका नहीं लगा था जो मुझे लगा था, जैसे किसी पुराने भूत ने सामने आकर मेरा स्वागत किया हो। आखिर में हम सब हंस पड़े। फिर हमने हर कमरे को ध्यान से देखा। मेरे एक दोस्त को कुछ पुराने फीके पड़े पेपर्स मिले, और वो कोशिश करने लगा कि शायद उन पर लिखे शब्द पढ़ सके। लेकिन आखिर में यह एडवेंचर जितना एक्साइटिंग लग रहा था उतना निकला नहीं, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत लोग वहां आ चुके थे। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने तय किया कि अब घर लौट जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि रात पूरी तरह उतर चुकी थी और अंधेरे जंगल से वापस गुजरने का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खास तौर पर इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमारी फ्लैशलाइट्स वापस पहुंचने तक चलेंगी भी या नहीं। हम सब नीचे सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी एक दोस्त ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है, तो वो बाहर जाकर कैबिन के साइड में चला गया। बाकी हम हॉलवे में ही खड़े थे, आखिरी बार उस जगह को देख रहे थे। लेकिन तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। मैंने ऊपर की तरफ चिल्लाकर पूछा, कौन है अभी भी ऊपर? नीचे आ जाओ, हम लोग घर जा रहे हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने इधर उधर देखा। हम कुल 5 लोग थे, और नीचे कमरे में हम 4 मौजूद थे, जबकि 5वां दोस्त बाहर गया हुआ था। मैंने दोबारा गिना, और जैसे ही मैंने दूसरी बार गिनती खत्म की, ऊपर से एक कदम की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर खड़ा था और उसने बस एक पैर पर अपना वजन बदला हो। फर्श की लकड़ियों से हल्की चरमराहट हुई। मेरे दोस्त मेरी तरफ देखने लगे और मैं उनकी तरफ, और कुछ ही सेकंड्स में हम सबको समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, और हम सब भागते हुए बाहर निकल गए। हमने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। वो दोस्त जो बाहर गया हुआ था हमारे पीछे चिल्लाया, अरे हुआ क्या है? जब हम वापस जंगल वाले रास्ते तक पहुंच गए, तभी वो दौड़कर हमारे पास आया और पूछा कि आखिर हुआ क्या था।
जब हमने उसे बताया कि हमने क्या सुना, तो उसने कहा कि वो शायद कोई जानवर होगा या हवा या फिर कैबिन की लकड़ियों की आवाज़ होगी, और हमें डरपोक कहने लगा। अब जब हम कैबिन से दूर आ चुके थे तो वो जगह उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन हमें अभी घर भी पहुंचना था। जैसे ही हमने चलना शुरू किया, मैंने हाथ जेब में डाले और तभी मुझे एहसास हुआ मेरा फ़ोन गायब था। मैंने हर जगह टटोला, यहाँ तक कि दोस्तों से पूछा कि कहीं मजाक में उन्होंने तो नहीं ले लिया। मैं अपना नया मोटोरोला फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था और उसी से उस टूटे फूटे कैबिन की फ़ोटोज़ ले रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि फ़ोन कैबिन में ही छूट गया है, और सच कहूँ तो मैं वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन मेरा दोस्त सैम मेरे साथ चलने को तैयार हो गया, जबकि बाकी लोग जंगल के किनारे रुक गए। हम दोनों धीरे धीरे वापस कैबिन की तरफ बढ़े। हमने दरवाज़ा खोला और नीचे वाले हिस्से में फ़ोन ढूंढना शुरू किया। मुझे आज तक नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं किचन के ड्रॉर्स खोलने लगा। शायद किसी ने मजाक में मेरा फ़ोन उनमें रख दिया हो। हालांकि सब कह चुके थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैंने नीचे वाला एक ड्रॉर खोला तो उसके अंदर एक सड़ा हुआ पक्षी पड़ा था, और इस बार मैं सच में डर गया था। जब ये पक्का हो गया कि फ़ोन नीचे नहीं है, तो हम ऊपर जाने लगे, और तभी मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। कुछ भी सही नहीं लग रहा था, और ऊपर से सुनी गई आवाज़ों ने मुझे सच में डरा दिया था। लेकिन मुझे अपना फ़ोन भी चाहिए था। वो बहुत महंगा था और मैं दूसरा खरीद भी नहीं सकता था। हमने पहले बाईं तरफ के कमरे देखे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। आखिर में हमें मैनिक्विन वाले कमरे में जाना पड़ा। मेरे दोस्त ने जाते वक्त दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया था, शायद अगले आने वालों को डराने के लिए। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और मैनिक्विन के पैरों के ठीक पास मेरा फ़ोन पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो वहां पहुंचा कैसे, क्योंकि पहली बार डरने के बाद मैंने उस कमरे को ठीक से देखा तक नहीं था। मैं बस दरवाजे से ही मुड़कर बाहर निकल गया था। मेरे और मैनिक्विन के बीच अच्छी खासी दूरी थी। अगर मेरा फ़ोन वहां पहुंचना होता तो मुझे उसे फेंकना पड़ता। तो मेरे दिमाग में बस एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आया कि मेरे किसी दोस्त ने मेरा फ़ोन उठाकर वहां रख दिया होगा। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये सब जानबूझकर किया गया था, और वो बस मेरा रिएक्शन देखना चाहते थे जब वो पूछेंगे कि फ़ोन कहाँ मिला। मुझे लगा यही सबसे लॉजिकल बात है, और फिर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों भागते हुए कैबिन से बाहर निकले और दरवाज़ा बंद कर दिया। हम ये जानने के लिए रुकना नहीं चाहते थे कि जाते जाते फिर कोई आवाज़ सुनाई देती है या नहीं। जैसे ही हम दोस्तों के पास पहुंचे, उनमें से एक ने पूछा, तुम लोग उस ड्रेस के साथ क्या कर रहे थे? मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, कौन सी ड्रेस? उन्होंने कहा, अगर तुम बस हमें डराने की कोशिश कर रहे थे तो फ़ोन खोने का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने फिर से पूछा, तुम आखिर बोल क्या रहे हो? सैम ने भी हैरानी से उनकी तरफ देखा। हमने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा, हम तो सिर्फ मेरा फ़ोन ढूंढने गए थे। हालांकि मैंने ये नहीं बताया कि वो मिला कहाँ था। तभी वो सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले, तो फिर तुम मैनिक्विन को कमरे में इधर उधर क्यों घुमा रहा था? मैंने कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने बताया कि जैसे ही हम कैबिन में वापस गए, उन्हें खिड़की से मैनिक्विन दिखाई दे रहा था और वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। पहले वो साइड टू साइड हिला, फिर वापस चेयर पर बैठ गया। मैंने डर के मारे उनकी तरफ देखा और वापस कैबिन की खिड़की की तरफ मुड़ा, जहां मैनिक्विन दिखना चाहिए था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और बिना एक सेकंड सोचे हम सब वहां से भागने लगे, जब तक हम ट्रेल के आखिर में पहुंचकर कार तक नहीं आ गए
और हांफते हुए अंदर नहीं बैठे तब तक कोई नहीं रुका। फिर जाकर सबने अपनी अपनी बातें बताईं। मेरे दोस्तों ने जोर देकर कहा कि उनमें से किसी ने भी मेरा फोन नहीं छुआ था। एक दोस्त को याद आया कि मैंने प्लेट और चम्मचों की फोटो लेने के बाद फोन साइड में रख दिया था और उसके बाद उसने मेरे हाथ में फोन नहीं देखा। लेकिन सच ये है कि आज तक मुझे नहीं पता उस रात हुआ क्या था। मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है और उनके रिएक्शंस देखने के बाद मुझे सच में नहीं लगता कि उन्होंने मेरा फ़ोन वहाँ रखा था। और मुझे ये भी यकीन है कि वो मैनिक्विन वाली बात पर भी झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वो कोई पैरानॉर्मल घटना थी। उन्हें तो लगा था कि हम उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ये कोशिश भी थोड़ी बेवकूफ़ी भरी लगी, क्योंकि उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। मुझे नहीं पता वो क्या था। आखिर शाम का समय था, रोशनी भी बहुत कम थी। शायद वो बस रोशनी का भ्रम था। कम से कम मैं तो खुद को यही समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर जानता हूँ कि मैं उस कैबिन में कभी वापस नहीं जाऊंगा और ना ही किसी और को वहां जाने की सलाह दूंगा। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास ईस्ट टेक्सास में करीब 600 एकड़ जमीन थी। एक लंबी डर्ट रोड पर लगभग 15 मिनट अंदर जाने के बाद, मतलब बिल्कुल सुनसान जगह के बीचों बीच। पिछली 4 पीढ़ियों से उस जमीन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कैटल रैंचिंग के लिए होता आया था। और अगर आप उस जमीन पर काफी देर तक घूमते रहें तो अलग अलग जगहों पर आपको अतीत के निशान मिलेंगे। कुछ तो सीधे 1800s तक पुराने हैं, जैसे ऊंचे पेड़ों के बीच खड़ी एक टूटी फूटी ईंटों की दीवार। कहीं सिर्फ एक चिमनी का 1/3 हिस्सा बचा हुआ था और एक पुराना जनरल स्टोर जो उसके चारों तरफ उग चुके जंगल में लगभग गायब सा हो चुका था। सच कहूं तो मुझे लगता है वो किसी भी दिन गिर जाएगा, क्योंकि उसे टिकाए रखने वाली चीज बस उसके आसपास के पेड़ हैं और वो इतनी बुरी तरह टेढ़ा हो चुका है कि देखकर ही लगता है अभी गिर पड़ेगा। जमीन के बीचों बीच हमने एक छोटा सा कैबिन बनाया था, जिसके पीछे लंबा पोर्च था और वहां से करीब 20 एकड़ का बड़ा तालाब दिखाई देता था। पहली कुछ कहानियां मेरे डैड और उनके परिवार की हैं। उनकी 3 बहनें और उनके मॉम डैड, जो रैंच से करीब 15 मील दूर रहते थे। एक बार वो लोग बुधवार की रात को बाइबल क्लास से घर लौट रहे थे। उस दौरान न्यूज़पेपर में छोटी छोटी खबरें छप रही थी कि लोगों ने आसमान में कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है, यानी यूएफओ देखा है। लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें पागल गांव वाले समझकर हंसी में उड़ा देते थे। तो उस रात ट्रक में बैठे बैठे सब वही आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे। तभी मेरे डैड ने मजाक में ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया, जहां एक लाइट दिखाई दे रही थी, और हंसते हुए बोले, लो, एक और यूएफओ आ गया। लेकिन जैसे जैसे वो उसे देखते रहे, वो लाइट उनके और करीब आने लगी और फिर यकीन मानिए वो सीधे सड़क के बीचों बीच आकर उतर गई। उनका ट्रक तुरंत रुक गया, क्योंकि वो चीज ठीक उनके सामने थी। मेरे परिवार वाले बहुत धार्मिक क्रिश्चियन हैं और वो आज भी कसम खाकर कहते हैं कि ये घटना सच में हुई थी। रात का समय था, इसलिए उन्हें बस इतना दिख रहा था कि वो एक गोलाकार चीज थी जिसके चारों तरफ लाइट्स लगी थी और उसने पूरी सड़क घेर रखी थी। उस चीज से हल्की हमिंग जैसी आवाज आ रही थी। मेरी तीनों आंटी चीख रही थी और दादाजी से कह रही थी कि ट्रक घुमाकर वापस टाउन चलो। लेकिन दादाजी बहुत जिद्दी थे और उन्होंने मना कर दिया। कुछ देर बाद वो चीज सड़क से ऊपर उठी और बगल के पेड़ों के ऊपर मंडराने लगी। बस फिर क्या था, दादाजी ने ट्रक दौड़ा दिया। लगभग 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से घर की तरफ दौड़ने लगे और वो चीज
उनकी राइट साइड में उड़ते हुए उनके साथ साथ चल रही थी। फिर कुछ मिनट बाद राहत की बात यह हुई कि वो उड़कर कहीं दूर चली गई। लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वही यूएफओ उनके पीछे वाले पास्चर में करीब 200 यार्ड दूर उतर चुका था। दादाजी तुरंत घर के अंदर भागे और शॉटगन उठा लाए, लेकिन जब तक वो बाहर लौटे वो चीज हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एलियन था या कुछ और था। हो सकता है कोई गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट रहा हो, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि मेरा परिवार कहाँ रहता है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर उन्हें डराना चाहते थे। 1 साल बाद मेरे डैड और उनके ब्रदर इन लॉ रात में रैकून हंटिंग पर गए थे, उसी 20 एकड़ वाली जगह पर जहां बाद में तालाब बनाया गया था। चलते चलते उन्हें बगल की झाड़ियों में किसी बड़े जीव के पत्ते कुचलने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो उस दिशा में फ्लैशलाइट मारते, आवाज दूसरी तरफ से आने लगती। वो जहां भी लाइट मारते, आवाज तुरंत उनकी दूसरी साइड में पहुंच जाती, और ऐसा बार बार होता रहा। आखिरकार वो दोनों पीठ से पीठ लगाकर खड़े हो गए और दोनों दिशाओं में फ्लैशलाइट मारने लगे, ताकि कम से कम एक झलक मिल जाए कि वो कौन है। हालांकि उन्हें कभी नहीं दिखा कि वो चीज क्या थी, लेकिन वो साफ सुन सकते थे कि कुछ उनके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था। आखिर में उन्होंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज लगातार उनके साथ साथ चलती रही और कभी कभी उनके चारों तरफ दौड़ती रही। अगली कहानी के समय मेरी उम्र करीब 17 साल थी। मैं और मेरे डैड वीकेंड्स पर कैबिन जाते थे, हंटिंग और फिशिंग करने। हम जिस कमरे में सोते थे वहां दोनों बेड्स के बीच एक खिड़की थी जो सीधे पोर्च की तरफ खुलती थी। एक खास रात मेरी आंख करीब 3:30 बजे खुली। मुझे किसी के पोर्च पर दौड़ने और चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, और वो पोर्च करीब 20 यार्ड लंबा था। मैं आंखें फाड़कर बाहर की तरफ घूर रहा था। मुझे साफ समझ आ रहा था, पहली बात उसके पैरों में जूते नहीं थे, और दूसरी बात वो 2 से ज्यादा पैरों वाला नहीं था, और तीसरी बात वो इतना बड़ा था कि उसके हर कदम पर जोरदार धमक सुनाई देती थी। करीब 10 मिनट तक मैं उस चीज को पोर्च पर दौड़ते हुए सुनता रहा। भारी कदमों की आवाज आती और उसके बाद फिर तेज दौड़ना शुरू हो जाता। उस समय मैं एक डरा हुआ 17 साल का लड़का था, जिसे सच में लग रहा था कि डर के मारे पैंट गीली हो जाएगी, और मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि मुड़कर खिड़की से देखूं कि आखिर बाहर कौन था। शायद मेरे अंदर का एक हिस्सा डर रहा था कि कहीं वो ट्वाइलाइट जोन मूवी वाले सीन जैसा ना हो, जहां एक क्रिएचर प्लेन के विंग से इंजन नोच रहा होता है और फिर अचानक पैसेंजर विंडो पर दिखाई देता है। उसके दांत बाहर निकले होते हैं और मुंह से लार टपक रही होती है। आखिरकार वो आवाज मेरे डैड को भी जगा देती है, जो उस समय जोर से खर्राटे ले रहे थे, और जैसे ही पोर्च पर मौजूद उस चीज को एहसास हुआ कि डैड के खर्राटे बंद हो गए हैं, वो आवाजें तुरंत रुक गई। उसके बाद वो आवाज फिर कभी नहीं सुनाई दी। अब करीब 6 महीने बाद मेरे डैड अकेले कैबिन में थे। वो अपनी नई गन का लेजर साइट सेट कर रहे थे। हाँ, यह उनकी थोड़ी अजीब हॉबी थी, और ये सब वो पोर्च पर बैठे कर रहे थे। तभी किसी चीज ने उनकी तरफ पत्थर फेंका, जो बस थोड़े से अंतर से उन्हें मिस कर गया। उन्होंने तुरंत उस दिशा में फ्लैशलाइट मारी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस घास का मैदान था। वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जो पत्थर फेंक सकता हो, और वो तुरंत वापस अंदर चले गए। आखिरी बार जब मैं वहां गया था, मैं और मेरे कुछ दोस्त लिविंग रूम में बैठे थे। तभी कैबिन की दीवारों के अलग अलग हिस्सों से 3 बार लगातार 3 जोरदार नॉक सुनाई दी। याद रखिए, यह जगह पूरी तरह सुनसान थी,
कई मीलों तक आसपास कोई इंसान नहीं था। उस कैबिन में रहना सच में बहुत डरावना लगता था, और सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं वहां कभी अकेले नहीं रुकूंगा। जब मैं छोटा था तब मैं अपने परिवार के साथ एक फार्म पर रहता था, और उस जगह से जुड़ी हुई कुछ बहुत डरावनी कहानियां मशहूर थीं। हालत ये थी कि मेरे कई रिश्तेदार डर की वजह से वहां आना तक पसंद नहीं करते थे। लोगों के मुताबिक पहाड़ी के नीचे कोई शैतानी जीव रहता था, जो रात होते ही बाहर निकलता था और लोगों को डराता था, उनके साथ अजीब खेल खेलता था। मैंने बचपन में कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर एक रात मुझे बहुत ज्यादा असली लगने वाले डरावने सपने आने शुरू हो गए, जिनमें वो चीज मुझे पूरे फार्म में दौड़ा दौड़ा कर पीछा करती थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि आखिर में मुझे थेरेपी तक ले जाया गया। करीब 1 साल तक इस चीज के डर में जीने के बाद मैंने अपने परिवार से कहा कि मैं वहां से कहीं और जाना चाहता हूं, क्योंकि वो सपने बहुत ज्यादा असली लगते थे। लेकिन उन्हें लगा कि बस मेरी कल्पना बहुत ज्यादा भागती है। हालांकि सिर्फ सपने ही इस जगह को डरावना नहीं बनाते थे। कभी कभी हमें मुर्गियां बुरी तरह नोची हुई मिलती थी, और कभी कभी बकरियां अचानक गायब हो जाती थी। मेरे कुछ दोस्त वहां रात बिताने आते थे और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आते थे। और कई बार देर रात हमें खेतों में किसी चीज के हमारे घोड़े का पीछा करने की आवाज सुनाई देती थी। वो घोड़ा पागल हो जाता था और सुबह होने तक चीखता रहता था। धीरे धीरे मैं और मेरी बहन मानने लगे थे कि ये चीज सच में मौजूद है। फिर एक दिन परिवार का एक दोस्त हमसे मिलने आया, और उसने प्रॉपर्टी के पीछे बने छोटे कैबिन में रात बिताई। और अजीब बात यह थी, कई महीनों में पहली बार उस रात मुझे ठीक से नींद आई थी। लेकिन उसी रात मेरे माता पिता के उस दोस्त को उसकी जिंदगी के सबसे भयानक सपने आए, और अगली सुबह वो जल्दी ही वहां से चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जब वो अपना सामान पैक कर रहा था तो उसने बताया कि उसके सपने में कोई चीज उसका पीछा कर रही थी, और जब उसकी आंख खुली तो उसे कैबिन के बाहर दबी दबी रोने की आवाजें सुनाई दी, और पूरा कैबिन ऐसे हिल रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से उसकी दीवारों पर वार कर रहा हो। उस आदमी के चेहरे पर जो डर था वो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ पाया। वो आदमी गाड़ी चलाते वक्त कांप रहा था, रो रहा था, और मेरे माता पिता ने इस बारे में हमसे बात करने से साफ मना कर दिया। उस दिन बाद में मैं और मेरी बहन उस कैबिन तक गए और देखा कि वो थोड़ा तिरछा झुक चुका था, और अंदर का हाल ऐसा था जैसे वहां भूकंप आया हो। उस घटना के कुछ महीनों बाद मेरे माता पिता ने वो फार्म बेच दिया और हम वहां से चले गए, और उसके बाद मुझे वो डरावने सपने फिर कभी नहीं आए। फिर कुछ साल बाद मुझे और मेरे भाई बहनों को उस फार्म के बारे में एक आर्टिकल भेजा गया, जिसमें लिखा था कि जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो आदमी पागल हो गया था। उसने अपनी पत्नी को चाकू मारकर मार डाला था और फिर खुद को सर में गोली मार ली थी। मेरे माता पिता आज भी उस बारे में बात करने से मना कर देते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे भाई बहन और कजन्स उस बात का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि उस जगह ने हम सबको कितना गहरा डर दिया था, खासकर उन दोस्तों को जो वहां एक रात बिताने के बाद कभी वापस नहीं आए। वो पूरा शहर ही जैसे टूटा हुआ है। वहां से जाने वाले लगभग हर इंसान के पास कोई ना कोई डरावनी कहानी है, चाहे उसका कारण समझ में आने वाला हो या पूरी तरह अलौकिक हो। वहां इतनी भयानक घटनाएं हो चुकी हैं कि अगर सच में उस जमीन पर कोई और भी ज्यादा खतरनाक चीज रहती हो तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। अगर तुम इस अंधेरी कहानी में और गहराई तक जाना चाहते हो तो बोरिले मर्डर्स के बारे में पढ़ना। वो हमारे छोटे से
ऑस्ट्रेलियन वर्जन ऑफ डेरी जैसा है। मुझे आज तक नहीं पता कि यह सब सिर्फ मेरे दिमाग में था या सच में कोई डरावनी हकीकत थी, लेकिन कुछ साल बाद हुए उन मर्डर्स के बारे में जानने के बाद मुझे लगने लगा है कि वो चीज़ आज भी वहीं मौजूद है, लोगों के सपनों में घुस रही है, आसपास के जानवरों को मार रही है, और जो भी उस जमीन को खरीदता है उसकी जिंदगी को डर में बदल देती है। ये उस पहली पैरानॉर्मल घटना की कहानी है जो मुझे आज भी याद है। उस समय मेरी उम्र करीब 8 या 9 साल थी और मैं फैमिली गैदरिंग के दौरान अपने छोटे कजन्स के साथ उनके घर पर खेल रहा था। उनके घर के पीछे नॉर्थ ईस्ट फ्लोरिडा का एक बड़ा जंगल था। मैं, मेरे कजन्स और उनका एक पड़ोसी बच्चा सब जंगल में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। उनके पेरेंट्स ने बस एक ही नियम बनाया था कि हम घर की नज़र से दूर नहीं जाएंगे, और ऑब्वियसली हमने उनकी बात नहीं मानी। मैं खेल से बोर हो रहा था और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता था, तो मैंने बाकी बच्चों को भी मना लिया और हम सब जंगल के अंदर और गहराई में जाने लगे। तभी मैंने हवा में तैरती हुई एक रोशनी की बॉल देखी। पहले मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है। मुझे याद है मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा ताकि यकीन हो जाए कि मैं कल्पना नहीं कर रहा। फिर मैंने कज़न से पूछा कि क्या उन्हें भी वो दिखाई दे रही है, और जब मैंने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, वो सच में वहाँ है। वो चमक रही थी और धीरे धीरे हवा में इधर उधर हिल रही थी। उसका रंग कभी पीला लगता और फिर हल्का पारदर्शी हरा हो जाता। हम उसका पीछा करते रहे, पता नहीं कितनी देर तक, लेकिन फिर हम एक छोटे से कैबिन तक पहुंचे और वो रोशनी अचानक गायब हो गई। तब तक शाम ढल चुकी थी और मेरी क्यूरियोसिटी मुझ पर हावी हो गई थी। मेरे कजन्स और पड़ोसी का बच्चा कैबिन के पास जाने से डर रहे थे, लेकिन मैंने खिड़की से अंदर झांका। अंदर बहुत हल्की रोशनी थी और मुझे लगा कि एक मेज पर कुछ जार्स के पास इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। तभी अंदर से एक परछाई दीवार पर सरकती हुई गुजरी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने बाकी बच्चों को तुरंत भागने का इशारा किया और मैं खुद भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हम जितनी तेज भाग सकते थे भागे और तब तक नहीं रुके जब तक घर के अंदर नहीं पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे याद है हमें डांट पड़ी थी क्योंकि पेरेंट्स किचन की खिड़की से हमें देख नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने अपनी मॉम या किसी और को ये नहीं बताया कि मैंने वहाँ क्या देखा था, क्योंकि मैं कज़न्स को डराना नहीं चाहता था और ना ही पेरेंट्स को परेशान करना चाहता था। सच कहूँ तो आज भी मुझे नहीं पता कि मैंने जो देखा था वो सच में था भी या नहीं, लेकिन उसी रात देर से मेरी आंख हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ और बाहर कुत्तों के भौंकने से खुली। आधी रात से काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। मैंने अपनी मॉम से पूछा, जो किचन में बाकी एडल्ट्स के साथ खड़ी थी, जो पार्टी के बाद वहीं रुक गए थे। सबकी नज़र किचन विंडो से बाहर बैकयार्ड पर टिकी हुई थी। मॉम ने कहा, जंगल में एक औरत की डेड बॉडी मिली है और एक कैबिन में मिला है जहां उसका किलर रहता था, और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मुझे याद है उस रात मैं फिर से सो नहीं पाया। ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर्स की तेज सफ़ेद लाइट्स पर्दों के बीच से कमरे में चमक रही थी। आज भी मुझे नहीं पता वो सब आखिर क्या था। शायद वो रोशनी की बॉल उस औरत की आत्मा थी जो किसी को अपने किलर तक पहुंचाना चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पता कि बाकी बच्चों में से किसी ने उस कैबिन के बारे में किसी को बताया था या फिर पेरेंट्स में से किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। मुझे बस इतना याद है कि उस रात के बाद जब भी हम वहां गए, हमें जंगल के पास जाने की इजाज़त कभी नहीं मिली। और सच कहूं तो
मैं खुद भी फिर वहां कभी नहीं जाना चाहता था। मैं वर्मोंट में अपने कुछ दोस्तों से मिलने गया हुआ था और रात बिताने के लिए हमें एयरबीएनबी पर जंगल के बीचों बीच एक कैबिन मिला था। मैंने शायद एक दो ड्रिंक्स ली थी, लेकिन बाकी किसी ने शराब नहीं पी थी। पूरा दिन काफी अच्छा गुजरा था, हंसी मजाक बातें सब कुछ। लेकिन अब आधी रात को सिर्फ मैं ही जाग रहा था। मैं नीचे लिविंग रूम में बैठा था, कैबिन का माहौल महसूस कर रहा था और बस जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कैबिन की किसी भी खिड़की पर न ब्लाइंड्स थे न कर्टेन्स थे और ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। चारों तरफ बहुत सारी खिड़कियां थी और हर खिड़की के बाहर बस घना बिल्कुल काला जंगल दिखाई दे रहा था। फिर मैं ऊपर गया, जहां मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ उसी कमरे में अलग बिस्तर पर सोने वाला था। लेटने से पहले मैं फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा और दोबारा वही सोचने लगा कि आखिर इस कैबिन में पर्दे क्यों नहीं हैं। मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि इस खिड़की से तो कोई मुझे बहुत दूर से भी देख सकता है, पर मैं बिस्तर पर लेटा और तुरंत सो गया। लेकिन अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे ऊपर खड़ा था। उसका हाथ मेरी गर्दन को कसकर दबाए हुए था। हम दोनों पूरी ताकत से चीख रहे थे और कमरे के अंधेरे में एक दूसरे से जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। करीब 1 मिनट तक हम लड़ते रहे, चीखते रहे और पूरा कमरा तहस नहस हो गया। कांच टूट चुका था, फर्नीचर इधर उधर खिसक गया था। आखिरकार मेरे दोस्त को जैसे होश आया, उसने लाइट जलाई और हम दोनों समझने की कोशिश करने लगे कि अभी अभी हुआ क्या था। मुझे बस इतना याद था कि मेरी नींद खुली और मेरा दोस्त चीखते हुए मेरी गर्दन दबा रहा था। लेकिन उसे याद था कि मैं उसके ऊपर खड़ा था और उसे धमका रहा था। उसने कहा कि अचानक उसके अंदर बहुत भयानक गुस्सा भर गया था और उसी में उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद हम दोनों नीचे गए और समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये सब क्यों हुआ। लेकिन कुछ सवाल थे जिनका जवाब हमारे पास नहीं था। जब हमारी लड़ाई शुरू हुई तब तक हमें सोए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए थे। REM स्लीप इतनी जल्दी शुरू नहीं होती, इसलिए ये कोई सपना या नाइटमेयर नहीं हो सकता था। और सबसे अजीब बात, बगल वाले कमरे में सो रहे हमारे दोस्तों ने कुछ भी नहीं सुना। वो उस शोर से जागे तक नहीं। करीब आधे घंटे बाद नीचे बैठे बैठे अचानक मुझे ऐसा डर महसूस हुआ जैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जैसे मेरी मौत बस आने ही वाली हो। मुझे जबरदस्त पैनिक अटैक आया और मैं सबको उठाने के लिए चीखने लगा। मैं बस उस कैबिन से निकल जाना चाहता था। 1 घंटे के अंदर हमने सब सामान पैक किया और उस कैबिन को छोड़कर चले गए। आज तक मैं सोचता हूं, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती थी। एयरबीएनबी के मालिकों ने बाद में कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर्स चेक किए और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उन्हें कभी पूरी कहानी नहीं बताई गई, लेकिन कमरे के नुकसान का पैसा हमने दिया। आपको क्या लगता है, उस रात आखिर हुआ क्या था? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।